माता की ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ नमस्कारಗಳು। मैं कर्नाटका में बहुत बार आया हूं और कभी-कभी समय अभाव से एयरपोर्ट पर ही इस प्रकार से छोटा कार्यक्रम करके आगे निकल जाता था। एयरपोर्ट पर भी कई बार कार्यक्रम किए हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम एयरपोर्ट पर ये पहली बार हुआ है। और मैं देख रहा हूं आज बेंगलुरु की धरती से केसरिया सूरज उगा है। एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर मैं जानता हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता ही इतनी सुबह संगठित होकर किसी कार्यक्रम में पहुंच सकता है। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं देख रहा हूं आप सबकी आंखों में नजर आ रहा है, जिसको भी सुनने का अवसर आता है तो ऐसा लग रहा है कि बंगाल की जीत भी आप ही की जीत है। साथियों, आज 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की ये विरासत, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बेंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा, उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं नाड़ प्रभु केम्पे गौड़ा जी को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में बेंगलुरु आया हूं जब देश में
चुनाव परिणामों पर चर्चा चल रही है। पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार एनडीए की सरकार बनना, असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना, बंगाल में पहली बार बीजेपी को इतना बड़ा आशीर्वाद मिलना और अभी 2 सप्ताह पहले गुजरात के पंचायत और निकाय चुनावों में इतना भारी विजय हुआ कि गुजरात बीजेपी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथियों, ये सब नया इतिहास रचने वाली घटनाएं हैं। साथियों, ये चुनाव परिणाम भारत की राजनीतिक दशा दिशा के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, गरीबों और मिडिल क्लास हर वर्ग का मूड दर्शाता है। इन परिणामों का एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है कि अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है। भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें स्कैम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए। हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है। जब बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, तब भी कर्नाटका ने बीजेपी को एक बड़ी शक्ति बनाया था। आज आंध्रा में एनडीए सरकार है। अगर लोकसभा सदस्यों के हिसाब से देखें तो कर्नाटका में बीजेपी नंबर 1 है। तेलंगाना में बीजेपी नंबर 2 है। पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए की लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है। आपको याद होगा, सिर्फ 10 साल पहले, यानी पिछले एक चुनाव के पहले, बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। यानी एक चुनाव के पहले, 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था, सिर्फ 3 एमएलए। आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं। और जब 3 पहुंच जाते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी।
साथियों, हम 12 साल से केंद्र में हैं। देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं और हम राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखिए, जिस पार्टी को 40 साल पहले 400 से अधिक सीटें मिली थी, वो पिछले 3 इलेक्शन में सब कुछ मिलाकर भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार इतना अधिक है कि अपनी पराजय के लिए भी वो पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रक्रियाएं, कोर्ट, इनके प्रति भी घृणा मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। वो इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि गाली गलौज के सिवाय, बद्दी भाषा का प्रयोग करने के सिवाय अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। साथियों, बीजेपी की सरकारों के लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है और ये शब्द नहीं है, हमने जी करके दिखाया है। तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास का है। हमारा मॉडल गुड गवर्नेंस का है। इसलिए हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार, तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है। लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है। सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है। ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे। ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पा रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे
कि एक एक साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते। हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस जहां पर भी है, वहां या तो शाही दरबार की खातिरदारी में खजाने की लूट हो रही है या लूटे हुए पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है। साथियों, कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ? जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। साथियों, कांग्रेस ने एक और विश्वासघात देश की बहनों बेटियों के साथ किया है। दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को गिरा दिया। ये संशोधन अगर पास हो जाता तो लोकसभा में कर्नाटका की सीटें कहीं अधिक हो जाती, बढ़ जाती। कर्नाटका से बहुत बड़ी संख्या में बहनें बेटियां एमएलए बनती, एमपी बनती, देश का भाग्य निर्णय करने में भागीदार बनती। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया। देश की नारी, कर्नाटका की महिलाएं
कांग्रेस को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। साथियों, आज देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि से जुटा है। इस मंत्र को लेकर के चल पड़ा है और इस संकल्प की सिद्धि में कर्नाटका की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए ये जरूरी है कि कर्नाटका में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर हो। मैं कर्नाटका के हर परिवारजन को भरोसा दिलाता हूं कि बीजेपी एनडीए सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है। साथियों, बीजेपी के लिए देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं आज देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा। देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा। अपने अपने कर्तव्यों पर बल देना होगा। मुझे विश्वास है ऐसा करके हम हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। एक बार फिर यहां इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए और सुबह सुबह आने के लिए और ये केसरिया सूरज उगाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। यहां कुछ बच्चे बढ़िया बढ़िया चित्र बना के ले आए हैं। जरा हमारे एसपी जी के लोग ये चित्र ले लें इन बच्चों से। अगर आपका एड्रेस लिखा होगा तो मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखिए इधर भी कोई चित्र लेकर के भाग रहा है, ले लो भाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।